सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने के लिए हम मन की सांस्कृतिक प्रकृति का पता लगाने जा रहे हैं। इसका अर्थ विभिन्न संस्कृतियों में मनोवैज्ञानिक विविधताओं का वर्णन करने से कहीं अधिक है। इसका अर्थ सांस्कृतिक चर और मनोवैज्ञानिक चर को जोड़ने से भी अधिक है। मन की सांस्कृतिक प्रकृति की खोज का मतलब है कि ये विविधताएं और जुड़ाव क्यों और कैसे होते हैं। इसका मतलब ये है कि क्यों और कैसे मन सांस्कृतिक प्रक्रियाओं और कारकों में उत्पन्न होता है, उनके द्वारा आयोजित किया जाता है, उन्हें अपने रूप और सामग्री में शामिल करता है और उन्हें समर्थन देने के लिए कार्य करता है। सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों की तरह मनोविज्ञान का एक सांस्कृतिक सिद्धांत अवलोकनीय सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, तत्वों, संबंधों और गतिकी को स्पष्ट करने का प्रयास करता है जो अवलोकन योग्य घटनाओं के अंतर्गत आते हैं। मैक्रोकल्चरल साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एक कट्टरपंथी पुनर्संकल्पना है। पारंपरिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का इसका संशोधन अन्य असंगत वैज्ञानिक पुनर्संकल्पनाओं से प्रेरित और न्यायोचित है, जैसे हमारी आकाशगंगा के बारे में गैलीलियो का दृष्टिकोण, विकास के बारे में डार्विन का दृष्टिकोण, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत और आइंस्टीन के समय का सिद्धांत। मन को सांस्कृतिक के रूप में पुनः संकल्पित करने में नई सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, कार्यों, कारकों, प्रक्रियाओं, सिद्धांतों, संबंधों, व्याख्यात्मक निर्माणों और कार्यप्रणाली पर जोर देना शामिल है। इन्हें यहाँ पेश किया गया है और पूरी किताब में समझाया गया है। आइए हम मुख्यधारा के मनोविज्ञान और मैक्रो सांस्कृतिक मनोविज्ञान के विशिष्ट झुकावों को चित्रित करके शुरू करें। सांस्कृतिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अधिकांश दृष्टिकोण इसे एक व्यक्तिगत, सार्वभौमिक या प्राकृतिक घटना के रूप में मानते हैं। ये तीनों दृष्टिकोण सांस्कृतिक मुद्दों को अनदेखा और अस्पष्ट करते हैं। मुख्यधारा के मनोचिकित्सा में व्यक्तिवादी जोर सर्वोपरि है। फ्यूरेडी 2004 ने समझाया कि कैसे चिकित्सा हमारी उम्र के व्यक्तिवाद को पुनः व्यवस्थित करती है और बढ़ावा देती है। आज पश्चिमी संस्कृति उपचारात्मक प्रवचन के अत्यधिक व्यक्तिगत मुहावरे के माध्यम से व्यवहार की व्याख्या के माध्यम से सामाजिक अलगाव के अनुभव को समझती है। हमारी संस्कृति ने एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया है जहां व्यक्ति की आंतरिक दुनिया ऐसी जगह बन गई है जहां समाज की समस्याएं उठाई जाती हैं और जहां यह माना जाता है कि उन्हें हल करने की आवश्यकता है। सामाजिक समस्याएं अक्सर व्यक्तियों के रूप में पुनर्निर्धारित होती हैं जिनका सामाजिक क्षेत्र से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। समाजशास्त्रीय कल्पना के इस पतन के परिणामों में से एक सार्वजनिक मुद्दों को व्यक्तियों की निजी समस्याओं के रूप में फिर से परिभाषित करने की बढ़ती प्रवृत्ति है। इस मनोदशा को चिकित्सा के व्यक्तिगत मुहावरे के माध्यम से विशद रूप से पकड़ा गया है। pp 24-25 समाजशास्त्रीय कल्पना का पतन मुख्यधारा के शैक्षणिक मनोविज्ञान में भी स्पष्ट है और इसके द्वारा प्रबलित है। आक्रामकता पर शोध की हालिया समीक्षा मनोविज्ञान की प्रतिष्ठित वार्षिक समीक्षा में कहती है, शिशु हताशा और क्रोध प्रकट करते हैं जीवन के दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान।
वयस्कों और साथियों के प्रति गुस्से और आक्रामकता के व्यवहारिक लक्षण देखे जा सकते हैं। बचपन में संघर्ष अनिवार्य है। परी 375। ये विवरण यह आभास देते हैं कि आक्रामकता एक प्राकृतिक घटना है जो विकास के नियमों का पालन करती है। व्यवहार बस अपने आप प्रकट होता है। अधिक गंभीर हिंसा उम्र के साथ बढ़ती जाती है, खासकर किशोरावस्था के दौरान। ज्यादातर हिंसा उन युवाओं में भड़कती प्रतीत होती है जो जीवन में पहले आक्रामक रहे हैं। पृष्ठ 381, 384 हैं जो आक्रामकता को बढ़ा सकती हैं, तो वे इन्हें मनमौजी मतभेद, कम बुद्धि और ध्यान की कमी तक सीमित कर देते हैं, जो कुछ बच्चों के लिए पारस्परिक दुविधाओं के लिए गैर आक्रामक समाधान खोजने में मुश्किल बनाते हैं। माता पिता का दुर्व्यवहार, जिसमें बच्चों को अस्वीकार करना, उन्हें मजबूर करना, उनके प्रति आक्रामक व्यवहार करना और अन्य भाई बहनों का पक्ष लेना शामिल है। पथभ्रष्ट सहकर्मी मित्र होना और साथियों द्वारा अस्वीकार किया जाना। और तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं। प्रथाओं, अवधारणाओं और कलाकृतियों का उल्लेख नहीं करती है जो आक्रामकता को बढ़ावा देती हैं। यह इस तथ्य का कभी उल्लेख नहीं करता है कि हिंसक टेलीविजन और फिल्म कार्यक्रम देखने से हिंसक विश्वासों, भावनाओं और व्यवहार में महत्वपूर्ण योगदान होता है। एंडरसन एट अल, 2003। ये कभी भी आक्रामकता की व्यापकता में सांस्कृतिक अंतर का उल्लेख नहीं करता है। फ्लैनरी एंड मार्कस, 2003। फ्रॉम, 1973। निस्बेट एंड कोहेन, 1996। या ये तथ्य कि हिंसा को बढ़ावा देने वाली स्थितियां, जैसे कि पारिवारिक हिंसा, किसी के पड़ोस में अपराध की घटना और आक्रामक साथियों के साथ संपर्क, सामाजिक वर्ग से संबंधित हैं। इवांस, 2004। पृष्ठ 78। CF ओल्सन, 1981। पेल्टन, 1994। बेशक, कुछ मनोवैज्ञानिक आक्रामकता पर सांस्कृतिक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, हालांकि इन्हें आमतौर पर बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के परिधीय के रूप में माना जाता है। इसका मतलब ये है कि सांस्कृतिक कारक आक्रामकता की घटनाओं में मामूली बदलाव को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये जानवरों के समान जैव मनोवैज्ञानिक तंत्र के आधार पर प्राकृतिक मानव व्यवहार के रूप में आक्रामकता की आवश्यक सार्वभौमिकता को चुनौती नहीं देते हैं। दरअसल, सांस्कृतिक कारक और प्रक्रियाएं आक्रामकता के केंद्र में हैं। रोबाचेक, 1977 ने मलेशिया में मुख्य रूप से शिकार और इकट्ठा करने वाले लोगों, सेमाई लोगों के बीच अपनी आभासी अनुपस्थिति की सूचना दी। हताशा, अधूरी इच्छा और क्रोध, जो आक्रामकता की ओर ले जाते हैं, को आवश्यकताओं और पारस्परिक अंतःक्रियाओं के सामाजिक संगठन द्वारा सावधानी से रोका जाता है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। 1. इच्छाएं जब भी संभव हो संतुष्ट होती हैं। खाना, पीना, नाचना, नहाना और सेक्स का आनंद तब तक लिया जाता है जब तक कि तृप्ति की स्थिति न आ जाए, क्योंकि अधूरा रहना लोगों को विनाशकारी बना सकता है। 2. खाना इसलिए बांटा जाता है ताकि कोई खाने को लेकर अधूरा न रहे। 3. लगभग किसी भी चीज के लिए अनुरोध आमतौर पर दिया जाता है ताकि अनुरोधकर्ता की इच्छा पूरी हो सके। यदि कोई किसी वस्तु का संदर्भ भी देता है, तो मालिक उसे इसकी पेशकश करेगा। 4. अनुरोधों को संयम से किया जाता है और उन्हें सम्मानित होने की संभावना को बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। इस तरह, अनुरोधकर्ता निराश होने की संभावना कम कर देता है। 5.
व्यक्ति वादों को निभाने के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं, जैसे नियुक्तियां रखना। इससे उनके आसपास के लोगों की निराशा कम हो जाती है। लोग केवल वही वादा करने की कोशिश करते हैं जो वे पूरा कर सकते हैं, और वे आमतौर पर ऐसा करते हैं। नियुक्तियों को बनाए रखने में विफल रहने जैसे अपराधों के लिए भारी सजा दी जाती है। ये सांस्कृतिक उपाय इतने असरदार हैं कि 3 महीने में 200 से ज्यादा मेम वाले इस गांव में एक भी लड़ाई या गंभीर बहस नहीं हुई। आम बात है। गांव के आधे पुरुष शाम को नशे में धुत हो जाते हैं। जरूरतों और पारस्परिक संबंधों का सामाजिक संगठन स्पष्ट रूप से आक्रामकता की घटना के केंद्र में है। जैसा कि मुख्यधारा के मनोवैज्ञानिकों का मानना कि आक्रामकता एक प्राकृतिक विकासात्मक प्रक्षेपवक्र का पालन नहीं करती है। सभी मनोवैज्ञानिक घटनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि जीवन किस प्रकार सामाजिक रूप से संगठित है। एक अमेरिकी किशोरी अपने माता पिता के प्रति जो जलन महसूस करती है वो एक अच्छा उदाहरण है। ऐसा लगता है कि यह एक निजी परिवार में माता पिता के एक अनूठे समूह पर निर्देशित एक व्यक्तिगत भावना है। हालांकि ये वास्तव में एक सामान्य भावना है जो लगभग सभी अमेरिकी किशोरों का अनुभव करती है। यह एक सांस्कृतिक घटना है। ये जीवन के सामाजिक संगठन द्वारा पोषित होता है। इस सामाजिक रूप से संगठित जीवन में भाग लेने के लिए यह एक आवश्यक भावना है। माता पिता में किशोरों की जलन अमेरिकी सामाजिक संस्थानों, अवधारणाओं और कलाकृतियों की विशेषताओं से उत्पन्न होती है। विशेष रूप से किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जब आश्रित बच्चे स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परिवर्तन करते हैं। किशोर केवल वयस्क नहीं बन रहे हैं, वे विशेष प्रकार के वयस्क बन रहे हैं जो पूंजीवादी समाज में भाग लेने के लिए उपयुक्त हैं, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता, स्वार्थ और परिवर्तन पर जोर देता है। यह व्यक्तिवाद किशोरों को अपने माता पिता के विरोध में अपना व्यक्तित्व विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। यदि वे अपने माता पिता के प्रभाव से जुड़े रहते हैं, तो वे खुद को उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के रूप में स्थापित करने के लिए उपयुक्त होंगे। संस्कृति में सफल होने के लिए किशोरों को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अपने माता पिता के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। ऐसा करने का दबाव स्वतंत्र व्यक्ति होने की विचारधारा के रूप में आता है। ये क्रय निर्णय लेने के व्यावसायिक दबावों से भी आता है। कुक 2004। ये किशोरों को कार चलाने का अधिकार देने वाले कानूनी कानूनों से भी आता है, जो उन्हें अत्यधिक स्वतंत्रता देता है और माता पिता के लिए सामाजिक संबंधों को कमजोर करता है। एक किशोर के मनोविज्ञान की खेती किशोरों की सार्वजनिक छवियों द्वारा भी की जाती है, जो प्राधिकरण के आंकड़ों के खिलाफ अपने व्यक्तित्व का दावा करने का प्रयास करते हैं। ये छवियां फिल्मों, टेलीविजन, विज्ञापनों और मित्रों के व्यवहार में दिखाई देती हैं। अपने माता पिता पर एनाडोलसेंट की जलन एक व्यक्तिगत भावना नहीं है जो विशेष स्वभाव या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती है। यह एक सांस्कृतिक घटना है जो अमेरिका में लगभग सभी किशोरों को शामिल करती है, क्योंकि उनके जीवन को सामाजिक संस्था, सांस्कृतिक अवधारणाओं और कलाकृतियों द्वारा संरचित किया जाता है। यह एक सांस्कृतिक घटना है जो एक विशेष समाज में किशोरों की सामाजिक स्थिति के कई पहलुओं को अवतरित करती है। यह विभिन्न सांस्कृतिक कारकों के समाज में मौजूद नहीं होगा। पियागेट 1993 ने इस बिंदु को इस प्रकार व्यक्त किया। लड़का 11-13 साल की उम्र में खुद को किशोरों के समान स्तर पर अधिक से अधिक महसूस करना शुरू करता है और खुद को वयस्क बाधाओं से आंतरिक रूप से मुक्त करता है। ना हमारी सभ्यता के लिए विशिष्ट है।
और इसलिए दुर्कीमियन योजना के अंतर्गत आती है। इसके विपरीत तथाकथित आदिम समुदायों में किशोरावस्था दीक्षा की उम्र है। इसलिए सबसे मजबूत नैतिक बाधा है, और व्यक्ति जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है अधिक से अधिक निर्भर होता जाता है। परी 99 पियागेट ने दुर्खाइम के साथ सहमति व्यक्त की कि छोटे स्थानीय समाजों में प्रत्येक सामाजिक इकाई एक बंद व्यवस्था है और व्यक्ति स्थिर रीति रिवाजों के अनुसार सजातीय व्यवहार करते हैं। जैसे जैसे समाज श्रम का अधिक गहन विभाजन विकसित करते हैं, ये व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे से अलग करता है और व्यक्तिवाद को जन्म देता है और सही अर्थों में व्यक्तित्वों का निर्माण करता है। व्यक्तिगत विषमता और स्वायत्तता इस प्रकार आकृति विज्ञान और समग्र रूप से समूह के कामकाज के साथ सीधे संबंध में प्रतीत होगी। पियागेट 1932 पृष्ठ 97। यह वह परिप्रेक्ष्य है जिसे हम मैक्रो सांस्कृतिक मनोविज्ञान के रूब्रिक के तहत विकसित करते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि मनोविज्ञान की खेती उस तरीके से की जाती है जिसमें लोग सामाजिक रूप से अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं। यही कारण है कि मनोविज्ञान विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न होता है। मनोविज्ञान संस्कृति का हिस्सा है और संस्कृति मनोविज्ञान के भीतर सन्निहित है। ये केवल एक बाहरी संरचना या संदर्भ नहीं है। मैक्रो सांस्कृतिक मनोविज्ञान मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय और एक सांस्कृतिक खिलाड़ी दोनों है, एक समाज। जैसा कि बाल्डविन ने कहा है, हालांकि यह मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के सांस्कृतिक पैटर्न से संबंधित है कि व्यक्ति व्यापक सामाजिक मानदंडों, अवधारणाओं और कलाकृतियों में एक साथ भाग लेने के माध्यम से कई अन्य व्यक्तियों के साथ आमतौर पर अधिनियमित करता है। सांस्कृतिक मनोविज्ञान सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं के मानव मानस को विनियमित, व्यक्त, रूपांतरित और अनुमत करने के तरीके का अध्ययन है, जिसके परिणामस्वरूप मन, आत्मा और भावना में जातीय विचलन की तुलना में मानव जाति के लिए मानसिक एकता कम है। सांस्कृतिक मनोविज्ञान की भाषा में कोई शुद्ध मनोवैज्ञानिक कानून नहीं है, जैसे कि कोई असंरचित या असंबद्ध उत्तेजनात्मक घटनाएं नहीं हैं। सांस्कृतिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान में विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक के अंत का संकेत देता है। श्वेडर 1990 pp 1-24। संस्कृति में मनोवैज्ञानिक परिघटनाओं की व्याख्यात्मक रचनाएं शामिल हैं। व्यवहार की एक मनोवैज्ञानिक से सांस्कृतिक व्याख्या की ओर उन्मुखीकरण दर्खाइम 1951 द्वारा आत्महत्या के अपने विश्लेषण में व्यक्त किया गया था। चूंकि आत्महत्या एक व्यक्तिगत क्रिया है जो केवल व्यक्ति को प्रभावित करती है, ये प्रतीत होता है कि यह विशेष रूप से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है, इस प्रकार साई से संबंधित है।